हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं 8वीं कक्षा के विज्ञान के पूरे सिलेबस के बारे में। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही सुन रहे हो। आज के इस वीडियो से मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस रिवाइज कराने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। मतलब आप यूं समझ लो कि पूरा सिलेबस है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम सारे चैप्टर्स यहां पर कवर करने वाले हैं। ये मैं आपको अश्योर करा दूं बेटा, 80% पेपर आपका यहीं से आने वाला है। यानी अभी अगर आप लोगों ने ये वीडियो विदाउट स्किपिंग अ सिंगल सेकेंड देख लिया और ध्यान से सुन लिया बेटा, तो आपके पेपर में यही क्वेश्चंस एज इट इज छपने वाले हैं। चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्म में हो, चाहे वो आपके 2 मार्क्स के फॉर्म में हो, चाहे वो आपके 3 मार्क्स के फॉर्म में हो। तो बेटा वीडियो को लास्ट तक देखना। हाँ, अगर कहीं पर ऐसा लगे कि यार वीडियो को थोड़ा तेज कर ले, तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंगली यूट्यूब की वीडियो को स्पीड को जो है इंप्रूव कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। पहले ओनली 1x 1.25x और 1.5x का ऑप्शन होता था। आजकल आपके पास कस्टम स्पीड का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंगली स्पीड को एडजस्ट करके वीडियो को देख सकते हो। तो बेटा वीडियो को अपने अकॉर्डिंगली स्पीड बढ़ा लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, शायद आपको लग रहा होगा कि क्या बकवास करे जा रहा है इतनी देर से। लगभग 1.5 मिनट हमारे खराब कर दिए। बेटा मैंने खराब नहीं किए और बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो देने वाला हूँ वो अच्छी लगे वीडियो देखने के बाद, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो लेटेस्ट वीडियो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। तो हम आज बात करने वाले बेटा फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में। बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं हम। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका चैप्टर नंबर 1 से, इसमें कह रहा है जब हम किसी भी एक पौधे को या एक प्रकार के पौधे को बहुत बड़े पैमाने पर, एक पौधे को तो नहीं लगा सकते, ऑब्वियस सी बात है, एक पौधे को लगाओगे तो पौधा कहलाएगा। बहुत बड़े पैमाने पर अगर एक प्रकार के पौधे को किसी क्षेत्र में उगाया या लगाया जाता है, उसे हम फसल कहते हैं। यह परिभाषा बेटा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके पूरे के पूरे एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से यह पहला प्रश्न है जो पूछा जा सकता है। फसल नाम का पाठ है तो फसल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यह परिभाषा है। मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण, ये सभी बेटा किसानों के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि की आप कह सकते हो पद्धतियां हैं। कृषि को पूरा करने के लिए इन सभी स्टेप्स को करना होता है। ये ध्यान से सुन लो, सभी स्टेप, कोई भी एक स्टेप अगर आपने छोड़ा या किसानों ने छोड़ा बेटा, तो फसल बर्बाद हो जाती है। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को हम जुताई कहते हैं। जुताई की परिभाषा आप लोगों से पूछी जा सकती है कि आप जुताई को या जुताई से क्या समझते हैं, या जुताई को परिभाषित करें। तो आप इस प्रकार से परिभाषा देंगे बेटा, मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं बताओ। बिल्कुल, जुताई कहते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें हम खाद और उर्वरक कहते हैं। हालांकि इन दोनों में अंतर है, लेकिन ये याद रखना, ये खाद और उर्वरक बेटा दोनों ही पौधों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो खाद क्या होते हैं, जो बेटा खेतों में तैयार होते हैं। उर्वरक क्या होते हैं, जो फैक्ट्री में तैयार होते हैं। खाद के कोई भी नुकसान नहीं होते हैं और उर्वरक के बेटा नुकसान होते हैं अगर अधिक मात्रा में डाल दिया जाए। ये चीज याद रखनी है, पेपर में पूछा जा सकता है। जैविक खाद बनाने के लिए अवशिष्ट पदार्थों या अवशिष्टों का अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, जिसके बारे में आप दूसरे पाठ में चर्चा करेंगे। खेतों में लगातार फसल उगाने से खेत में पोषक तत्व की कमी आ जाती है, और यही वजह है कि खेत को कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया जाता है, फसल नहीं लगाते, जिससे कि उसके अंदर पोषक तत्व की मात्रा दोबारा से आ सके। या फिर उस कमी को पूरा करने के लिए बेटा हम खाद या उर्वरक का प्रयोग करते हैं। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास, ये उर्वरक के नाम है बेटा। पूछा जा सकता है कि कुछ उर्वरक के नाम दीजिए, तो आप उदाहरण में लिखेंगे यूरिया, पोटास और अमोनियम सल्फेट। ये तीनों नाम याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, खाद जैविक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। उर्वरक को हम फैक्ट्रियों में बनाते हैं और खाद जैविक प्रक्रिया से बनता है। केचुए, सूक्ष्म जीव मिट्टी जो होते हैं ना बेटा, उसको पलट कर पोला करते हैं, ह्यूमस को बनाए रखते हैं, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं।
यानी किसान के मित्र कहलाते हैं केचुए। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है यहां से कि आखिर कौन से जीव को हम किसान के मित्र कहते हैं। तो बेटा केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। उसके बाद ये नोट्स हैं, पहले कह रहा हूं यही नोट्स हैं, यही पेपर में आएंगे। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम तथा समय दोनों की बचत होती है, क्योंकि कल्टीवेटर्स पहले लोग क्या करते थे बेटा, फसलों को उगाने के लिए मानव शक्ति का प्रयोग करते थे और बहुत सारा समय लगता था। कल्टीवेटर्स के प्रयोग से बेटा ये चीजें कम हो गई है, हम बहुत कम समय में ज्यादा अच्छा कह सकते हो रिजल्ट निकाल पाते हैं, या फिर आप कह सकते हो दे पाते हैं। फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। यानी यहां से परिभाषा पूछी जा सकती है, फसल चक्रण से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखेंगे फसलों को अलट पलट करके या फिर बदल बदल कर रोपना लगाना फसल चक्रण कहलाता है। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। एक ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है यहां से बेटा कि आखिर उस जीवाणु का नाम बताइए, उस जीवाणु का नाम बताइए जो कि मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बनाए रखता है। तो उस बैक्टीरिया का, उस जीवाणु का नाम है बेटा राइजोबियम। ठीक है, याद रखना। मोट, चेन पंप, ढेकली, रहट, ये सब पारंपरिक तरीके हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कुछ पारंपरिक तरीकों से सिंचाई करने वाले मेथड यानी कि विधियों के बारे में बताओ। तो आप लिखेंगे उन विधियों में मोट, चेन पंप, ढेकली, रहट, ये सब क्या है बेटा, पारंपरिक तरीके, पुराने तरीके। खाद में ह्यूमस की मात्रा होने के कारण इसे मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। यानी कि अगर ह्यूमस ज्यादा होगा बेटा तो मिट्टी के अंदर पानी को रोकने की ताकत बढ़ जाएगी। आप कहोगे सर इससे फायदा क्या है? मिट्टी में अगर पानी ज्यादा समय तक रहेगा बेटा तो फसलों के लिए वो पानी ज्यादा समय तक प्रयोग में आ सकता है। अगर जल्दी चला जाएगा पानी, वाष्पीकृत हो गया बेटा, तो पौधों को क्या मिलेगा? तो ह्यूमस डालने से, ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाने से बेटा मिट्टी में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। कुएं, जलकूप, तालाबों, झीलों, नदियों, बांधों, ये सब बेटा सिंचाई के मुख्य स्रोत है। अगर ये पूछ लिया जाए कि सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या क्या है, तो ये सब आप लिख सकते हो बेटा। उसके बाद छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां जल कम मात्रा में उपलब्ध है। कम मात्रा नहीं बेटा, यह मिसप्रिंट है, कम मात्रा, इसको ठीक कर लेना। जल जहां कम मात्रा में उपलब्ध होता है बेटा, वहां पर हम दो विधियों का प्रयोग करते हैं। एक विधि आपकी कहलाती है क्या, आपको पता होगा, जिसे आप कहते हैं ड्रिप सिस्टम, और दूसरा बेटा कहलाता है छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र वहां पर होता है जहां पर मिट्टी उबड़ खाबड़ हो, और ड्रिप तंत्र वहां पर लगाया जाता है जहां पर रेतीली मिट्टी होती है बेटा। जब हम एक ही जमीन पर बार बार पौधे लगाते हैं तो मिट्टी में पोषक तत्वों को सोख लेती है, यानी कि पौधे जो है मिट्टियों से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और मिट्टी में इन तत्वों की कमी हो जाती है। फसलों में पौधों के साथ साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं, उन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। और जिन दवाइयों से उन खरपतवार को या फिर कीड़ों को या फिर कोई दूसरे जीवों को मारा जाता है उसे हम कहते हैं खरपतवार नाशी। और जिन जीवों को मारा जाता है, कीड़े मकोड़ों को मारा जाता है, उन्हें हम कहते हैं पीड़कनाशी। फसल या फसलों के उत्पादन को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाइयों को पीड़कनाशी कहते हैं। वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेशर दोनों का काम कर दे, यानी थ्रेशर का काम होता है बेटा फसल से बीजों को अलग करना, हार्वेस्टर का काम होता है बेटा फसलों को काटना। जो ये दोनों काम एक साथ कर सकते हैं उन्हें हम कंबाइनर मशीन कहते हैं या कंबाइन मशीन भी कहते हैं। बोल रहा हूं ना बार बार, इससे बाहर पेपर में क्या ही आएगा, यही है समझ लो पेपर में। तो ढंग से तैयारी कर लो, मस्त मजा आ जाएगा, पेपर आपका अच्छा जाने वाला है। लेकिन तैयारी आपको करनी होगी थोड़ी जबरदस्त तरीके से, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। पीड़कनाशियों के उपयोग से पौधों को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, परंतु पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती। तो ये याद रखना, पीड़कनाशी से सिर्फ पौधों के ऊपर पनपने वाले कीड़ों को नुकसान होता है, पौधों को नहीं होता बेटा। इसीलिए हम पीड़कनाशी का प्रयोग करते हैं। पर जरूरत से ज्यादा अगर डाल दे बेटा तो पौधे उन्हें अवशोषित कर लेते हैं
और जब हम उन पौधों के प्रोडक्ट को, यानी कि आप कह सकते हो सब्जियों को, फलों को या पत्तों को, कंदमूलों को, इनको खाएंगे बेटा, तो वो चीज़ें या वो केमिकल हमारे शरीर में भी आ जाएंगे। इसीलिए ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें बेटा ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि इसका प्रयोग यानी पीड़कनाशियों का प्रयोग नियमित मात्रा में या नियमित मात्रा में करना चाहिए। पीड़कनाशी जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं, इसीलिए पीड़कनाशियों का कम प्रयोग करना चाहिए। अब आता है अभ्यास के प्रश्न उत्तर। मैंने आपको बताया ना, इससे बाहर पेपर में क्या ही आएगा, पूरे पाठ का निचोड़ दे रहा हूं मैं आपको। अब कह रहा है कि उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या कह रहा है बेटा, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में पौधों को लगाया जाता है, उसे हम फसल कहते हैं। तो यहाँ पर बेटा फसल आ जाएगा पहले वाले में। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की तैयारी की जाती है बेटा, तो ये आ जाएगा दूसरे वाले में। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करने लगते हैं, तो हमने पढ़ा था ना कि एक क्रियाविधि हमने करी थी जिससे ये पता लगाया जा सके बेटा कि फसलों को उगाने से पहले बीजों का निरीक्षण कैसे करें। तो अगर आप पानी में डालते हो बीजों को और पानी के अंदर बीज डूब जाते हैं तो बीज अच्छे हैं, और बीज अगर तैरते हैं बेटा तो समझ लो बीज खराब है, क्योंकि खोखले हैं वो। तो इसीलिए बीज अगर तैरने लगते हैं तो वो खराब है। तो यही चीज यहां पर है। तो तीसरे में आपके पास क्या आ जाएगा, तैरना। क्षतिग्रस्त बीज तैरने लगते हैं। चौथे में कह रहा है फसल उगने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, मिट्टी से डैश तथा डैश की आवश्यकता होती है। मिट्टी से बेटा जल और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो यहां पर पहले वाले में आप जल भर दें, दूसरे वाले में पोषक भर सकते हैं। ठीक है, पोषक भर सकते हैं इस तरीके से, दोनों में आप उत्तर भर लेंगे। डन यहां तक। आगे आ जाओ, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। खरीफ फसल, खरीफ फसल क्या होते हैं बेटा, खरीफ फसल का उदाहरण क्या है, तो धान और मक्का है। ये फसल कब लगाए जाते हैं बेटा, बारिश के मौसम में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। रबी की फसल क्या होती है, रबी की फसल होती है जो गेहूं, चना, ये बेटा कब लगाई जाती है, शीत ऋतु में लगाई जाती हैं। रासायनिक उर्वरक का नाम है बेटा यूरिया और सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये सब है। कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं बेटा, ये कार्बनिक खाद जो है वो पशुओं के अवशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादपों से मिलता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। निम्नलिखित में से दो दो के उदाहरण देने हैं, मतलब दोनों के दो दो उदाहरण देने। खरीफ फसल का उदाहरण है बेटा गेहूं और चना, ऊपर पढ़ा हमने। रबी का उदाहरण है बेटा धान और मक्का। ठीक है, धान और मक्का, तो यहां पर वही पढ़ा हमने, देखो यहां पर था ना, खरीफ की फसल में हमने क्या पढ़ा था, धान और मक्का खरीफ की फसल में। तो ये याद रखना बेटा, यहां पर कुछ मिसप्रिंट हो गई हो तो देख लेना। रबी की फसल में क्या होता है, धान और मक्का, ये उल्टा लिख दिया है बेटा, ऊपर नीचे हो गया है, ध्यान रखना, थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, ऊपर नीचे हो गया ये। गेहूं और चना जो है रबी की फसल है। ठीक है, गेहूं और चना रबी की फसल है, और बेटा खरीफ फसल जो है वो धान और मक्का है। ये पलट कर लिख लेना, यहाँ पर गड़बड़ मत कर लेना, मिसप्रिंटिंग हो गई है, लिखते वक्त ऊपर नीचे हो गया बेटा ये, तो ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा ये, सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें से कोई भी एक आ सकता है, जैसे मिट्टी को तैयार करना, बुआई, निराई, थ्रेसिंग, इनमें से कोई भी। मिट्टी को तैयार करने के बारे में क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो। कह रहा है मिट्टी तैयार करना कृषि की पहली, कह सकते हो स्टेप होते, मिट्टी तैयार करना कृषि की पहली प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले जुताई की जाती है, जिससे मिट्टी पलटा जाता है और पोला किया जाता है। जुताई की प्रक्रिया हल, ट्रैक्टर में लगे हुए कल्टीवेटर के उपयोग से किया जाता है। मिट्टी पोला करने से जड़ें बहुत गहराई तक जा सकती हैं। इसमें सूक्ष्म जीव बेटा पनप सकते हैं, जिससे कि मिट्टी में उर्वरक क्षमता बढ़ती है। पोली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, ह्यूमस को रोक कर रखने की ताकत ज़्यादा होती है। बुआई की बात करें तो बुआई कृषि की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें बीजों को मिट्टी के अंदर डाला जाता है। बोने से पहले उत्तम किस्म के बीजों का चयन करते हैं पानी में डालकर, जो अधिक उपज दे और स्वस्थ रहे। इसलिए निराई वो प्रक्रिया है जिसमें हम फसलों के साथ साथ अवांछनीय पौधों को काटकर हटा देते हैं। यानी कि अवांछनीय पौधे जो हैं हमारे फसलों के साथ उग गए तो उनको हम काटकर हटा देते हैं। इस विधि को हम निराई कहते हैं। निराई पीड़कनाशियों द्वारा
खरपतवार नाशी द्वारा भी किया जाता है। उसके बाद आता है थ्रेसिंग। काटी गई फसलों के बीजों दानों को भूसे से अलग करने की विधि को हम थ्रेसिंग कहते हैं। आजकल थ्रेसिंग जो है वो मशीनों के उपयोग से किया जाता है। कभी कभी फसलों को काटना और अनाज को अलग करना एक साथ किया जाता है, जिसे कंबाइनिंग या कंबाइनर की मदद से करते हैं। उर्वरक और खाद के बीच में अंतर, भला इसको कैसे छोड़ सकते हो? जब मैंने आपको पार्ट पढ़ाया था बेटा, तब भी बताया था कि ये बहुत महत्वपूर्ण मतलब आप कह सकते हो पार्ट है। खाद में ये एक जैविक प्रक्रिया है, उर्वरक जो है रासायनिक प्रक्रिया से प्राप्त होता है, ठीक है, यानी कि अपने आप में केमिकल से तैयार होता है। यह अवशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है, ये फैक्ट्रियों में बनता है। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं कम मात्रा में, इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व जो है ज़्यादा मात्रा में होते हैं। सिंचाई किसे कहते हैं? भाई इसको कैसे भूल जाएं। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। सिंचाई क्या है? खेत में जल देने की निरंतर समयांतराल पर जल देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियां हैं बेटा, नहर विधि और कुआं विधि, जो अब तक हम देते आए हैं। नहरों के पानी को, कुएं के पानी को हम फसलों को देते हैं बेटा, तो ये बात याद रखनी है। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? बताइए क्या होगा, बताइए। गेहूं को अगर खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो आपको भी पता है बेटा, गेहूं को खरीफ ऋतु में अगर उगाएंगे तो अनुकूल मौसम होने की वजह से बेटा वो फसल उपयुक्त नहीं होगा, या फिर बहुत कम मात्रा में वो वृद्धि और विकास कर पाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 8। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, ये पूछा जा सकता है कि आखिर ऐसा क्या होता है। तो कहता है क्या, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरकता या उपजाऊ क्षमता, कई बार एक ही किस्म के पौधे लगाने से विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, और बेटा जब वो कमी आती है तो इसकी वजह से फसल का चक्रण होता है, और फसल चक्रण से हर एक चीज की मात्रा मतलब संतुलित हो जाती है। खरपतवार क्या है? प्रश्न क्या पूछ रहा है बेटा, खरपतवार क्या है, हम इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, वो आपसे बोल रहा है। तो कहता है फसलों में पौधों के साथ साथ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं, इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हम निम्न दो विधियों से स्पष्ट कर सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं, निराई विधि द्वारा और पीड़कनाशकियों द्वारा। निराई से तो बेटा क्या करते हैं, या तो खुरपी की मदद से होता है ना, हाथ से काट लेते हैं, या फिर बेटा हम क्या करेंगे, पीड़कनाशी या खरपतवार नाशी का प्रयोग करेंगे और वो मर जाएंगे। अब अगर हम बात करें अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की, तो कहता है फसल किसे कहते हैं? परिभाषा बार बार आ रही है तो पेपर में भी आ सकता है, बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। फसल क्या है? जब एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए या लगाए जाते हैं तो उन्हें हम फसल कहते हैं। ये फसल बेटा गेहूं के, मक्के के, जौ के, इनके होते हैं। अब आ रहा है किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कृषि पद्धतियां कौन कौन सी हैं? पूरे सारे स्टेप्स लिखने हैं, मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद, सिंचाई, खरपतवार कटाई, भंडारण, ये सारी विधि में से बेटा, ये सारी के सारी पद्धतियों में से कोई भी एक छूटा तो समझ जाओ कृषि में गड़बड़ होने वाली, यानी कि कृषि विभाग खतरे में है, कोई भी छूटा तो। क्योंकि कोई भी अगर भाग छूटा बेटा तो फसल के सीधे के सीधे आप कह सकते हो निष्कर्ष पर असर पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। खाद एवं उर्वरक क्या है? वे पदार्थ जिनको मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद उर्वरक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सीड ड्रिल और इसके उपयोग के बारे में बताओ। सीड ड्रिल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ना कि सीड्स जो होते हैं, बीजों होते हैं, बीजों को डाला जाता है, बीजों को बोया जाता है, तो वही कह रहा है सीड ड्रिल यह उपकरण बीजों की बुआई में मदद करता है। इसके निम्नलिखित फायदे हैं। पहला, इससे बीजों द्वारा बीजों के समान दूरी और गहराई बनी रहती है। ऑब्वियस सी बात है, अब पहले क्या होता था ना, छिड़का जाता था बीजों को, जिससे कि कुछ बीज इकट्ठे गिर गए तो पौधे ज्यादा हो गए उस क्षेत्र में, कुछ बीज दूर दूर हो गए तो पौधे ही नहीं हुए या बहुत दूर दूर हुए, जिससे कि आप कह सकते हो पौधों के बीच में जो दूरी है ना वो समान नहीं होती थी। बुआई के बाद बीज द्वारा
जो मिट्टी द्वारा ढक जाते थे। आप जो बीज फेंक कर आए, अब क्या हुआ, जब बुआई होते तो वो मिट्टी में दब जाते थे, फिर आप पानी देते थे तो वो मिट्टी के अंदर फंस जाते थे और वो वृद्धि विकास नहीं कर पाते थे। इसीलिए ये ध्यान देने वाली चीज है कि वृद्धि और विकास करने के लिए आपको बेटा उपकरण की जरूरत तो है ही है, उसके प्रयोग की भी जरूरत है। जैविक खाद बनाने के लिए अवशिष्टकों या अवशिष्ट का अपघटन किसके द्वारा होता है? सूक्ष्म जीवों द्वारा। ऑब्वियस सी बात है, हम ये तो अगले पाठ में भी पढ़ेंगे बेटा। खेतों में लगातार फसल उगाने के क्या हानि है बेटा, बताओ। तो वही कह रहा है कि खेतों में लगातार फसल उगाने से खेत में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है और फिर वहां पर किसी भी प्रकार का पौधा नहीं पनप पाता है या उग पाता है, ये याद रखना। 3 उर्वरकों के नाम लिखिए। अभी मैंने बताया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिया, अमोनियम सल्फेट और पोटाश बेटा। यूरिया, अमोनियम सल्फेट और पोटाश। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास अगला प्रश्न, खाद और उर्वरक में क्या अंतर है? खाद और उर्वरक में क्या अंतर है? तो कहता है कि खाद और उर्वरक में निम्नलिखित अंतर है। क्या क्या? तो ये देखिए, ये पहले भी पढ़ा हुआ है। मिट्टी में रहने वाले केचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों का मित्र कहते हैं, कैसे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि आ सकता है, क्योंकि ये मिट्टी को पलटते हैं, उनमें ह्यूमस जोड़ते हैं, रासायनिक प्रक्रिया से कहीं ना कहीं आप कह सकते हो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। उसके बाद आता है कल्टीवेटर किसे कहते हैं? जुताई करने के लिए इस्तेमाल में आने वाले यंत्र को कल्टीवेटर कहते हैं। फसल चक्रण क्या है? फसल को अदल बदल कर बोना लगाना फसल चक्रण कहलाता है। उस जीवाणु का नाम बताइए जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में फायदा देता है। वो आपका राइजोबियम है, पढ़ा हुआ है हमने। सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से है? बताया था ना, पेपर में आ सकता है ये। मोट है, चेन पंप है, डेकली है और रहट है। उसके बाद बेटा है हमारे पास अगला प्रश्न, खाद के लाभ हमें लिखने हैं। तो कहता है इसमें मिट्टी में जल की धारण करने की क्षमता अधिक होती है, इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, इसमें जीवाणुओं की संख्या वृद्धि होती है और सबसे बड़ी बात, जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। ठीक है, मिट्टी का गठन सुधर जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास ऊंचाई के स्रोत, मुख्य स्रोत का नाम लिखिए जो ऊंचाई पे गया है। तो बताओ, ऊंचाई मतलब यहां पर सिंचाई से है। ठीक है, सिंचाई के मुख्य स्रोतों के नाम बताने, तो कुएं, जलकूप, नल इत्यादि जो है यूज किए जाते हैं। सिंचाई के आधुनिक तरीके में है छिड़काव तंत्र, ड्रिप सिस्टम। पेपर में पक्का आएगा, याद रख लो इसे। इससे बाहर पक्का कह रहा हूं, 100 आउट ऑफ 100 गारंटी कह रहा हूं, इससे बाहर पेपर आपका आएगा ही नहीं, तैयार कर लो बस। 100 आउट ऑफ 100 पूरे परसेंटेज, समझ रहे हो? तो इसके लिए बस इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। ये देख लो एक बार, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, कैसे कैसे होती है बताओ, कैसे हो जाती है? बार बार एक ही प्रकार के पौधे लगाने से हो जाती है। नेक्स्ट आता है उर्वरक किसे कहते हैं? 2 उर्वरकों के नाम। मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने वाले तत्व को उर्वरक कहते हैं, जैसे यूरिया, फॉस्फेट। समझ में आ रहा है? खरपतवार किसे कहते हैं? फसलों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं बेटा, उसे हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हम हटाने के लिए बेटा हाथों से भी हटा सकते हैं और उसको बेटा पीड़कनाशी के प्रयोग से भी हटा सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि खरपतवार जो है हमारे लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, हटाना पड़ेगा। किसी खेत में एक ही फसल को बार बार लगाया जाता है, उसकी क्या हानि है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही प्रकार के अगर फसल को लगाएंगे बेटा तो एक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम कहते हैं क्या कि ये वाला क्वेश्चन कहते हैं कि किसी खेत में मान लो मैं मूंगफली लगा देता हूँ। अब हर साल मैं मूंगफली लगा रहा हूँ, कुछ और नहीं लगा रहा हूँ, तो क्या होगा? मूंगफली को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी कौन सा बच गया बताओ? न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिया तो बाकी क्या बच गया बताओ? न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए तो बाकी वेस्ट बच गया, है ना? तो ये बातें हैं, ये क्वेश्चंस बेटा एक बार देख लो। जैसे थ्रेसिंग पूछा जा सकता है, कंबाइन मशीन क्या होती है वो पूछा जा सकता है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको पता लग सकता है यहाँ से। पीड़कनाशियों के उपयोग से होने वाले लाभ और हानि का वर्णन करना है बेटा। आगे देखो, समझ में आ रहा है? तो ये है।
अतिरिक्त प्रश्नोत्तरों की बात करें तो खरपतवार किसे कहते हैं, पढ़ चुके हैं। पिरकनाशी किसे कहते हैं, पढ़ चुके हैं। इसकी 2 विधियों के बारे में बताया, पढ़ चुके हैं। किसी खेत में एक फसल को बार बार बोने से क्या हानि है, ये भी पढ़ चुके हैं। एक ही प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक साथ अवशोषित हो जाएंगे। राइजोबियम नाम का जीवाणु जो है वो दलहनी या दाल वाले पौधों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जिनको आप एक बार याद कर लो। कमेंट सेक्शन में बताना कि ये पार्ट आपको समझ में आया या नहीं। फिर अगले पार्ट में हम इसके अगले भाग को चर्चा में लेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।